मान लीजिए किसी बहुत बड़े बैंक में मैनेजर के पद के लिए इंटरव्यू चल रहा है। एक उम्मीदवार कमरे में आता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना रेज्यूमे मेज पर रखता है। अब जरा उस रेज्यूमे की कल्पना करते हैं। क्या लिखा उसमें? उसमें उसकी डिग्रियों या कॉर्पोरेट उपलब्धियों की जगह लिखा है 2 हत्या के प्रयास, 4 जमीन कब्जाने के मामले और भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप। अरे बाप रे! हाँ, मतलब एक आम दुनिया में कोई भी एचआर उस कागज को देखकर नौकरी देना तो दूर, उल्टे पुलिस को फोन कर देगा। ये बहुत सीधा और स्पष्ट नियम है। और होनी भी चाहिए ऐसी प्रक्रिया। वहां कोई भ्रम या असमंजस नहीं है। एक आपराधिक रिकॉर्ड का सीधा सा मतलब है कि वो इंसान उस कुर्सी और उस जिम्मेदारी के लायक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। समाज इसी बुनियादी भरोसे पर काम करता है कि अहम पदों पर बैठे लोग कानून का पालन करने वाले हों। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी में असली मोड़ तब आता है जब हम राजनीति और चुनावों की दुनिया में कदम रखते हैं। जैसे ही हम इस क्षेत्र में आते हैं, अचानक से ये स्पष्टता मतलब पूरी तरह से गायब हो जाती है। सही बात है। वही रेज्यूमे जो किसी को एक बैंक में मामूली क्लर्क की नौकरी नहीं दिला सकता, वो उस इंसान को चुनाव जितवा देता है, उसे पूरे देश या राज्य के लिए कानून बनाने वाली कुर्सी तक पहुंचा देता है। हाँ, और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे अपने ही लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई है कि दागी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग न सिर्फ चुनाव लड़ते हैं बल्कि भारी बहुमत से जीतते भी हैं। और ये लोकतंत्र के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। थ्योरी में हम मानते हैं कि चुनाव एक छन्नी या फिल्टर की तरह काम करते हैं। एक ऐसा फिल्टर जो समाज के सबसे अच्छे, योग्य और साफ सुथरे लोगों को ऊपर लाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत इसके एकदम उलट है। हम देखते हैं कि जिन लोगों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, वे ना सिर्फ सिस्टम को चकमा दे रहे हैं बल्कि जनता के चहेते बने हुए हैं। असल में इस चर्चा का हमारा मिशन केवल बैठकर ये रोना रोना नहीं है कि राजनीति में कितना कीचड़ है। हम इस बात की गहराई में जानना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा तंत्र काम कैसे करता है। क्या हम वोटर सच में सच्चाई से अनजान है या फिर हमारे सिस्टम और समाज की सामूहिक मानसिकता में ही कोई बहुत गहरा खेल चल रहा है जो एक अपराधी को हमारा नेता बना देता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस मुद्दे को सिर्फ चुनाव आयोग के नियमों या राजनीति की नज़र से देखते हैं तो हम समस्या के असली जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये केवल एक राजनीतिक नाकामी नहीं है, ये सीधे तौर पर इंसान के दिमाग, उसकी गहरी असुरक्षाओं और हमारे सामाजिक व्यवहार से जुड़ा हुआ मामला है। लोग किसी को वोट क्यों देते हैं, वे रोजमर्रा की जिंदगी में किस चीज से खौफ खाते हैं, और सबसे अहम बात, वे अपनी सुरक्षा किसे मानते हैं। सुरक्षा का पैमाना? बिल्कुल। ये सभी चीजें मिलकर एक बाहुबली या अपराधी को रातों रात एक राजनीतिक सितारे में बदल देती हैं। तो आइए सबसे पहले इसी मनोवैज्ञानिक पहलू को डिकोड करते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि लोग जानबूझकर ऐसे नेता को चुनते हैं जो डराता है, जिसकी एक बाहुबली या खूंखार वाली छवि होती है। हाँ, जिसे स्ट्रॉन्गमैन इल्यूजन या ताकतवर नेता का भ्रम कहा जा सकता है। बिल्कुल। लोग ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति खुद कानून से ऊपर जा सकता है, जो सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, वही उनके हकों के लिए लड़ सकता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये तर्क मुझे बहुत अजीब लगता है। अजीब कैसे? मतलब ये तो ऐसा है जैसे भेड़ों के एक झुंड की सुरक्षा के लिए किसी खूंखार भेड़िए को ही गार्ड बना दिया जाए, ये सोचकर कि चलो ये भेड़िया है तो खतरनाक, लेकिन ये सिर्फ दूसरे भेड़ियों को काटेगा, हमें नहीं। आपका ये भेड़िए वाला उदाहरण बहुत सटीक है। लेकिन मेरी उलझन यही है कि क्या जनता इतनी भोली या बेवकूफ हो सकती है जो भेड़िया दूसरों का शिकार करने के लिए नियम तोड़ सकता है, वो कल को भूख लगने पर खुद उन्हीं भेड़ों को भी तो खा सकता है जिन्होंने उसे गार्ड बनाया है? क्या वोटर इस स्पष्ट खतरे को नहीं देख पाते? देखिए, अगर कोई इसे एक सुरक्षित वातानुकूलित कमरे से देखेगा तो ये वाकई बेवकूफ़ी ही लगेगी। लेकिन हमें इसे उन भेड़ों के नजरिए से समझना होगा जो हर दिन अस्तित्व के संकट से जूझ रही हैं। मतलब जमीनी हकीकत कुछ और है। बिल्कुल। जनता भोली नहीं है और ना ही उसे अपराधियों से कोई खास लगाव है। समस्या ये है कि वो एक बहुत ही गहरी और सिस्टमैटिक असुरक्षा में जी रही होती है। हम कल्पना करें एक ऐसे इलाके की जहां सरकारी तंत्र या तो मौजूद नहीं है या पूरी तरह से भ्रष्ट है।
जहां पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराना आम आदमी के लिए एक बुरे सपने जैसा है। मतलब जहां राज्य या कहें तो स्टेट फेल हो चुका है। एकदम सही। जहां राज्य फेल होता है वहां एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या खालीपन पैदा हो जाता है, और उस खालीपन को ये बाहुबली बहुत ही चतुराई से भरता है। वो आम जनता को तुरंत न्याय या शॉर्टकट जस्टिस का वादा करता है। अच्छा, शॉर्टकट जस्टिस? हाँ, मान लीजिए किसी गरीब किसान की जमीन पर किसी ताकतवर ने कब्जा कर लिया है। अगर वो किसान अदालत जाता है तो उसे 20 साल लग जाएंगे तारीखों के चक्कर काटने में। वकीलों की फीस भरते भरते वो दिवालिया हो जाएगा। हाँ, वो तो है। लेकिन वो बाहुबली, वो अपने गुंडों के साथ एक फोन करेगा और रातों रात वो जमीन किसान को वापस मिल जाएगी। ओह, तो ये दीर्घकालिक, उबाऊ और अक्सर नाकाम रहने वाली कानूनी प्रक्रिया के मुकाबले तुरंत मिलने वाले रिजल्ट का आकर्षण है। बिल्कुल। संकट या घोर अभाव के समय में लोग लोकतांत्रिक आदर्शवाद के बारे में नहीं सोचते। उनके लिए कल की आदर्श व्यवस्था से ज्यादा आज की सुरक्षा मायने रखती है। उन्हें लगता है कि भले ही ये व्यक्ति खतरनाक है, भले ही इसके हाथ खून से सने हैं, लेकिन ये कम से कम हमारा काम तो करवा देता है। समझ रही हूँ। बाहुबली इसी डर और सुरक्षा के भ्रम का व्यापार करता है। वो दिखाता है कि जो सिस्टम आम आदमी को रोज बेइज्जत करता है, वही सिस्टम उस बाहुबली के सामने सिर झुकाता है, और इसी से आम इंसान जो रोज हारता है, उस बाहुबली की ताकत में अपना अक्स देखने लगता है। उसे लगता है कि इस ताकतवर व्यक्ति को वोट देकर वो खुद भी थोड़ा ताकतवर हो गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ एक डरावनी या रॉबिन हुड वाली छवि बना लेना ही काफी नहीं होता। एक इलाके के गुंडे को एक बड़े राजनेता में बदलने के लिए, उसकी छवि को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़े ईंधन की जरूरत होती है। और वो ईंधन है बेहिसाब पैसा। एकदम। किसी भी चुनाव को देख लें, प्रचार, बड़ी बड़ी रैलियां, हजारों पोस्टर और लोगों को मोबिलाइज करने में जो खर्च होता है, वो दिमाग चकरा देने वाला है। क्या चुनाव अब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मॉडल बन गया है जहां अवैध रूप से कमाया गया ब्लैक मनी राजनीति में पंप किया जाता है ताकि सत्ता में आकर उससे 10 गुना ज्यादा पैसा कमाया जा सके? जरा इसके जमीनी गणित को समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। आज के समय में एक बड़े चुनाव क्षेत्र में अपनी बात पहुंचाने का मतलब क्या है? आपको सैकड़ों एसयूवी गाड़ियों का काफिला चाहिए, हर गांव में बड़े टेंट और मंच लगने हैं, हजारों की भीड़ जुटानी है, तो उनके लिए बसों और खाने का इंतजाम करना होगा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। बिल्कुल। इसके अलावा मीडिया मैनेजमेंट और कई मामलों में तो वोटरों को सीधे तौर पर प्रभावित करने के लिए जो कच्चा कैश बटता है, वो अलग। ये सब करने के लिए एक आम इंसान पैसा कहां से लाएगा? जाहिर है, किसी ईमानदार प्रोफेसर या सामाजिक कार्यकर्ता की सैलरी या पेंशन से तो ये सब नहीं हो सकता। और यहीं पर पूरी कहानी पलट जाती है। एक ईमानदार व्यक्ति जिसके पास शानदार विजन है, वो इस शोर में कहीं दबकर रह जाता है, क्योंकि वो ये भव्यता अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी तरफ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास रंगदारी, अवैध खनन या जमीन के धंधों से आया हुआ अवैध धन यानी लिक्विड कैश बहुत भारी मात्रा में होता है। तो वे इस पैसे को एक तरह से अपनी ब्रांडिंग में झोंक देते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र या कहें तो लूप बनाता है। अपराधी के पास पैसा है, इसलिए वो चुनाव की उस भव्यता को खरीद सकता है जो जनता का ध्यान खींचती है। हर सड़क, हर चौराहे पर उसके चेहरे वाले बड़े बड़े होर्डिंग लग जाते हैं। हाँ, जिससे एक हवा बन जाती है। एकदम। इससे एक विजिबिलिटी और हवा बनती है। जब वो ये हवा बनाकर चुनाव जीतता है और सत्ता में आता है, तो वो उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने अवैध व्यापार को और भी बड़े स्तर पर फैलाता है। अगली बार उसके पास चुनाव लड़ने के लिए और भी ज्यादा पैसा होता है। इस पूरे इकोसिस्टम में एक अच्छा लेकिन कम संसाधनों वाला उम्मीदवार तो रेस शुरू होने से पहले ही ट्रैक से बाहर कर दिया जाता है। यह तो ऐसा हो गया कि राजनीति कोई जनसेवा नहीं, बल्कि एक अत्यधिक पूंजी वाली इंडस्ट्री बन गई है, जहां एंट्री फीस इतनी ज्यादा है कि सिर्फ वही आ सकता है जिसने कहीं ना कहीं से गलत पैसा बनाया हो। सही कहा। लेकिन देखिए, मान लेते हैं कि किसी के पास बाहुबली की छवि भी है और तिजोरी में बहुत सारा पैसा भी है, फिर भी लोकतंत्र में वोट तो आखिरकार एक एक व्यक्ति को डालना है। चुनाव जीतने के लिए एक पक्का और वफादार वोट बैंक चाहिए। और यहाँ हम एक ऐसे फैक्टर पर आते हैं जो डर और पैसे दोनों से ज्यादा भारी पड़ जाता है। पहचान की राजनीति, यानी जाति, धर्म या समुदाय का कार्ड, जो कि भारतीय या किसी भी जटिल समाज के चुनावी परिदृश्य का एक बहुत ही कड़वा और नंगा यथार्थ है।
मैंने कई जगह देखा है कि वोटिंग अक्सर किसी उम्मीदवार के मैनिफेस्टो, उसकी विचारधारा या उसकी नीतियों पर नहीं होती। वोटिंग इस बात पर होती है कि ये हमारे समाज का है या हमारा आदमी है। हाँ, बिल्कुल। ये अपनापन इतना हावी हो जाता है कि उम्मीदवार पे लगे बलात्कार या हत्या जैसे गंभीर केस भी सिरे से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। लेकिन मुझे यहाँ फिर से एक गहरी उलझन होती है। मान लीजिए कोई अपराधी है जो किसी खास जाति का है। जब वो सत्ता में आता है तो क्या वो सच में सिर्फ दूसरी जातियों का ही शोषण करता है? जाहिर है नहीं। क्या वो अपने ही समुदाय के गरीबों की जमीन नहीं हड़पता होगा? फिर समाज सिर्फ एक जैसी जाति या एक जैसा उपनाम होने की वजह से अपनी आंखें क्यों मूंद लेता है? एक शोषक को सिर्फ इसलिए वोट देना क्योंकि वो हमारा शोषक है, ये तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये कोई साधारण तरकीनता नहीं है। ये फिर से उसी सामाजिक सुरक्षा का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक परिणाम है। हम देखते हैं कि ऐसे समाज जो विविधता से भरे हैं, जहाँ सदियों से संसाधनों को लेकर अलग अलग गुटों में संघर्ष चलता रहा है, वहाँ पहचान इंसान की सबसे बड़ी और आखिरी ढाल बन जाती है। अच्छा। ऐतिहासिक अन्यायों और भेदभाव ने लोगों के अवचेतन मन में ये डर बैठा दिया है कि ये जो पूरा सरकारी तंत्र है ये कभी भी निष्पक्ष नहीं हो सकता। मतलब उन्हें लगता है कि सिस्टम हमेशा पक्षपात करेगा। बिल्कुल। जनता को लगता है कि जब कोई दूसरा समुदाय सत्ता में आता है तो वो केवल अपने ही लोगों को ठेके देगा, अपने ही लोगों को नौकरियां देगा और दूसरों को दबाएगा। ऐसे माहौल में वोट देना किसी सही या गलत के बीच का चुनाव रह ही नहीं जाता। ये अपना या पराया के बीच की जंग बन जाती है। तो एक तरह से पहचान की राजनीति उम्मीदवार के अपराधों को एक अलग ही चश्मे से देखने पर मजबूर कर देती है। एकदम सही। जब कोई मतदाता देखता है कि उसका उम्मीदवार भ्रष्ट है या उस पर हत्या के मामले हैं, तो वो अपने मन में एक बहुत अजीब सी कहानी गढ़ लेता है। वो ये नहीं सोचता कि ये इंसान समाज के लिए खतरा है। वो सोचता है ये इंसान बुरा हो सकता है, लेकिन ये हमारे समुदाय का सबसे शक्तिशाली मोहरा है। ये तो बहुत ही खतरनाक सोच है। हाँ, ये पहचान की राजनीति इतनी शक्तिशाली होती है कि ये अपराध को धो पोंछ कर उसे सामुदायिक गौरव या कम्युनिटी डिफेंस का चोला पहना देती है। एक अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं रहता, वो एक समुदाय का रक्षक बन जाता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हम दुनिया भर में विकास, जीडीपी, अर्थव्यवस्था और तकनीक की बातें करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बूथ के अंदर जाकर मशीन का बटन दबाता है तो वहां अक्सर वही पुरानी और गहरी मानसिकता काम कर रही होती है कि मेरे कबीले का सरदार कौन है। बिल्कुल, वही पुरानी कबीलाई सोच। अब तक तो हमने ये समझा कि जनता के स्तर पर क्या क्या खेल चल रहा है, डर कैसे काम करता है, पैसा कैसे आंखें चौंधियाता है और जाति कैसे अपराध को सही ठहरा देती है। लेकिन ये सब तो बाद की बात है। सबसे बड़ा सवाल तो सिस्टम पर उठता है। हमारा सिस्टम इन दागी लोगों को चुनाव लड़ने से ही क्यों नहीं रोक देता? सही सवाल है। बैलेट पेपर तक इनका नाम पहुंचता ही कैसे है? और यहीं से हम व्यवस्था की सबसे बड़ी और निराशाजनक कमी की ओर मुड़ते हैं, हमारा बेहद सुस्त न्याय तंत्र। ये शायद पूरी समस्या का सबसे तकनीकी और सबसे हताश करने वाला पहलू है। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में न्यायिक प्रक्रिया की गति क्या है। गति, मैं तो कहूंगी कि वो रेंगती भी मुश्किल से है। कई मामलों में फैसले आने में 10 साल, 15 साल या कभी-कभी एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे एथलीट्स की कोई बहुत बड़ी रेस चल रही हो। ट्रैक पर एक खिलाड़ी है जो लगातार फाउल कर रहा है, दूसरों को धक्के मारकर गिरा रहा है, शॉर्टकट ले रहा है, लेकिन जो रेफरी है उसे फाउल की सीटी बजाने में 10 साल लग जाते हैं। और जब तक वो रेफरी अपनी भारी भरकम फाइलें लेकर सीटी बजाकर उस बेईमान खिलाड़ी को डिस्क्वालीफाई करने आता है, तब तक वो खिलाड़ी 3-4 गोल्ड मेडल जीतकर जश्न मनाकर आराम से अपने घर जा चुका होता है। आपने बिल्कुल सही तस्वीर खींची है। और इस रेस वाले उदाहरण को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो मजे की बात यह है कि वो बेईमान खिलाड़ी ना सिर्फ घर चला जाता है, बल्कि वो उन गोल्ड मेडल के पैसों से उसी स्टेडियम को खरीद लेता है जिसमें वो रेस हो रही थी। अरे बाप रे, ये तो और भी खतरनाक है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। न्याय शास्त्र का एक बहुत पुराना और पूरी दुनिया में माना जाने वाला सिद्धांत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यानी देर से मिला न्याय न्याय न मिलने के बराबर है। सही बात है। लेकिन राजनीति के मैदान में न्याय में होने वाली ये देरी दागी लोगों के लिए सबसे बड़ा रक्षा कवच, एक बुलेट प्रूफ जैकेट बन जाती है। हमारा कानून कहता है कि जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए तब तक व्यक्ति निर्दोष है। हाँ, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल।
ये नियम एक आम नागरिक को बचाने के लिए बना था, लेकिन राजनीति में ये एक बहुत बड़ा लूप होल बन गया है। क्योंकि अदालतें मामलों को निपटाने में दशकों लगा देती हैं, ये बाहुबली उम्मीदवार सालों साल सिर्फ आरोपी बने रहते हैं, दोषी नहीं कहलाते। और इसी आरोपी होने का फायदा उठाकर वे बार बार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और मंत्री बन जाते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब वे चुनाव जीतकर गृह मंत्री या मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो कई बार वे खुद उसी पुलिस या जांच एजेंसियों के बॉस बन जाते हैं जो उनके खिलाफ सालों पुराने मामलों की जांच कर रही होती है। अब आप ही सोचिए, कौन सा पुलिस अधिकारी अपने ही बॉस के खिलाफ सबूत जुटाने की हिम्मत करेगा? सिस्टम खुद अपने ही खिलाफ खड़े होने वाले अपराधियों को अपने सबसे ऊंचे पद सौंप देता है। ये तो पूरे सिस्टम का ही मजाक बन गया है। और इसी धीमी न्याय प्रक्रिया के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, जो है बेहतर विकल्पों का अभाव। जब जनता वोट देने पोलिंग बूथ पर जाती है तो उसके सामने जो बैलेट पेपर या मशीन होती है, उसमें विकल्प अक्सर बहुत सीमित होते हैं। मान लीजिए किसी सीट पर 4 मुख्य उम्मीदवार हैं जिनके पास जीतने लायक पैसा और जनाधार है, और चारों की पृष्ठभूमि कम या ज्यादा संदिग्ध है। कोई हत्या का आरोपी है तो कोई भारी भ्रष्टाचार का। ऐसे में जनता क्या करेगी? मेरे ख्याल से तब जनता एक बहुत ही खतरनाक समझौता करती है, जिसे कम खराब या लेसर इविल चुनना कहते हैं। एकदम सही। लोग अपना मन मार कर सोचते हैं कि चूंकि यहाँ सभी के सभी भ्रष्ट और दागी हैं, तो कम से कम उसे चुनते हैं जो भ्रष्ट होने के साथ साथ हमारी जाति का है, या फिर उसे चुनते हैं जो कम से कम हमारी गली की सड़क तो बनवा ही देगा। ये तो बहुत ही हताश करने वाली स्थिति है। हाँ, और ये लेसर इविल वाली सोच धीरे धीरे एक दीमक की तरह पूरे लोकतांत्रिक मानक को ही खोखला कर देती है। जब हर बार समाज कम खराब को चुनने का आदी हो जाता है तो राजनीति में अच्छे, ईमानदार और विजन वाले लोगों की कोई मांग ही नहीं रह जाती। वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने अभी तक जो भी बातें की, जो भी परतें खोली, उससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस पूरी समस्या के लिए किसी एक विलन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ उन गिने चुने दागी नेताओं की गलती नहीं है जो सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ये दरअसल एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का फेलियर है। ये उस सिस्टम की खामी है जो 15-20 सालों तक एक फैसला नहीं सुना पाता। ये समाज की उस डरी हुई और असुरक्षित मानसिकता का दोष है जो अपनी जाति या अपनों के जुर्म पर पर्दा डाल देती है। और अंततः ये हम मतदाताओं की भी जिम्मेदारी है जो शॉर्टकट और पैसे की चमक में आकर सही सवाल पूछना भूल गए हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लोकतंत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध और चुभने वाली कहावत है कि किसी भी समाज को वही नेता मिलते हैं जिसके वो लायक होता है। हम अक्सर ये मानकर बैठ जाते हैं कि ये नेता अंतरिक्ष से आए हुए कोई अलग प्राणी हैं जो हम पर जबरदस्ती राज कर रहे हैं। हम खुद को पीड़ित मान लेते हैं। हाँ, जो कि बहुत आसान है। बिल्कुल आसान है, लेकिन सच्चाई इसके एकदम उलट है। ये नेता कहीं बाहर से नहीं आए हैं। वे इसी समाज की उपज हैं। वे हमारी ही असुरक्षाओं, हमारे ही लालच, हमारी ही पहचान की राजनीति और हमारी ही कमजोरियों का एक बहुत चालाक फायदा उठाते हैं। वे वही बेच रहे हैं जो हम खरीदना चाह रहे हैं। मतलब जब तक मतदाता खुद अपने उम्मीदवारों की सही पृष्ठभूमि की जांच करने की जहमत नहीं उठाएंगे, जब तक हम लेसर इविल के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर सही लोगों का समर्थन करने का साहस नहीं जुटाएंगे, तब तक ये चक्र टूटने वाला नहीं है। बदलाव के लिए सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर राजनीति को गंदा कहना काफी नहीं है। हमें कड़े सवाल पूछने होंगे और सबसे जरूरी बात, अपने मतदान के तरीके और उसके पीछे की सोच को बदलना होगा। बिल्कुल। जब तक हम जाति के नाम पर या तुरंत फायदे के नाम पर अपराध को माफ करते रहेंगे, तब तक बाहुबली जीते रहेंगे और लोकतंत्र हारता रहेगा। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। और इस पूरी गहरी चर्चा के अंत में मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद हम सबको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन जिस पर हम सबको अकेले में सोचना चाहिए। हमने आज बात की कि कैसे डर, पैसा, सिस्टम की खामियां और पहचान की राजनीति अपराधियों को जीतने में मदद करती हैं। हमने कहा कि नेता अंततः हम वोटरों का ही अक्स होते हैं, हमारा ही आईना होते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि दागी नेताओं को बार बार चुनने के पीछे की सबसे गहरी और सबसे छिपी हुई वजह यह है कि हमारे समाज ने ही अपने निजी फायदे के लिए नियम तोड़ने को एक बहुत ही सामान्य और स्वीकार्य बात मान लिया है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा ध्यान दे तो क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अंदर ही अंदर
उन लोगों की प्रशंसा नहीं करते जो सिस्टम को धोखा देना जानते, चाहे वो रेड लाइट पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना हो और पुलिस वाले से बच निकलना हो, टैक्स बचाने के लिए हेराफेरी करनी हो या किसी सरकारी दफ्तर की लंबी लाइन में जुगाड़ लगाकर आगे घुस जाना हो। हम अक्सर उस व्यक्ति को स्मार्ट या तेज तर्रार मानते हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर अपना काम निकलवा लेता है। हाँ, और जो नियम से चलता है उसे हम बेवकूफ समझते हैं। बिल्कुल। तो क्या हमारे चुनाव बस हमारी उसी जुगाड़ वाली मानसिकता और नियम तोड़ने की कला को व्यक्त करने का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच बन गए हैं? क्या हम उस बैंक मैनेजर को नौकरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अंदर से चाहते हैं कि वो हमारे लिए भी किसी दूसरे का बैंक लूट ले? क्या हम अपराधियों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम खुद मौका मिलने पर वैसे ही बनना चाहते हैं? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उसी दागी रेज्यूमे की तरह आज हमारे सामने मेज पर रखा है, और इसका जवाब किसी किताब या चुनाव आयोग के पास नहीं, बल्कि हमें खुद अपने अंदर खोजना होगा।